हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी 360। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ना कहाँ तक हो गया था, पैकेजिंग तक हो गया था। अब देखो, हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा काम की बात पे आते हैं। तो ये है कि भाई अब है कि जेनेटिक मटेरियल ढूंढा कैसे, किस किस ने क्या क्या ट्राई मारे, है ना, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आई होप तुम लोग एनसीईआरटी अपनी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, लेक्चर भी टाइम से देख रहे हो, टेस्ट वगैरह का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, जितना समझाया जा रहा हो उतना कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़ें आगे। मेरी आवाज़ थोड़ी बॉदर करेगी, अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, बट स्टिल मैनेज करना सीखो ना लायक हो। ये तो ज़्यादा मोटी लाइन नहीं हो गई यार, ये एक्स्ट्रा थिन हो गई फिर। हाँ, दिस इज़ गुड, ओके। अब आता है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कि भाई जेनेटिक मटेरियल को कैसे खोजा गया, ठीक है। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मिशर एंड द प्रपोजिशन फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मैंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। भाई हम लोगों को पता है कि भाई मैंडल चाचा ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए वो, और मिशर ने जो न्यूक्लियन की डिस्कवरी करी वो, ये दोनों लगभग एक ही टाइम पे हुए थे। लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज़ प्रूव करने में हम लोगों को बहुत टाइम लग गया। बट दैट द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। ये बहुत टाइम बाद पता चला कि भाई हाँ, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये चीज़ ढूंढने में और प्रूफ करने में हमको बहुत टाइम मिला, तो सॉरी लगा। By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. अब 1926 तक कि भाई जेनेटिक इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म क्या है, ये चीज़ ढूंढने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल तक भी चले गए थे। मतलब एकदम एक्सट्रीम छोटे छोटे लेवल्स पे हम जा रहे थे। Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of most cell. अब भाई हमको पता है मेंडल चाचा ने काम करा, सटन अंकल ने काम करा, मॉर्गन अंकल ने काम करा, तो इन सब ने जो काम करा ना, इन्होंने ये बात तो बता दी थी कि समथिंग इज़ हिडन इन क्रोमोसोम, कि कुछ ना कुछ तो है जो क्रोमोसोम तक ही रिलेटेड है। मतलब हम लोगों की जो ऐसा पहले हम लोग ऐसे बहुत खुला मैदान था, इन लोगों की डिस्कवरी ने हम लोगों को ये रास्ता दिया कि हाँ, यू हैव टू वॉक ऑन दिस रोड, है ना। एक राह बताई हम लोगों को कि भी हाँ, क्रोमोसोम तक जाना है, वरना तो सिलेबस अनलिमिटेड है भाई, ठीक है। इन्होंने कुछ चीज़ें लिमिट करके दी, इन्होंने हमें क्रोमोसोम तक बताया, कहाँ क्रोमोसोम कहाँ है, मोस्ट सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बट द क्वेश्चन ऑफ वट मॉलिक्यूल वॉज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। बट स्टिल कौन सा मॉलिक्यूल एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, ये हम लोगों को तब भी पता नहीं था, ओके। एक मिनट स्किप करना है, हाँ। अब आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बोरिंग भी है, क्योंकि बड़ी हुई सी चीज़ है बेटा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, 1928 के अंदर फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के ऊपर। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एक बैक्टीरिया होता है जिसके इन्फेक्शन से न्यूमोनिया होता है बेटा। विटनेस्ड और मिराक्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को देखा, ऑब्जर्व करा, पता लगाया कि कैसे हुआ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट के टाइम पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया है, उसने अपनी फिज़िकल फॉर्म को चेंज कर लिया। अब कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सब आगे पढ़ेंगे। जब जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई bacteria are grown on a culture plate. Some produce smooth, shiny colonies while other produce rough colonies. जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को हम लोग कल्चर प्लेट पे उगा रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उस टाइम पे वहाँ पे दो गुट बन गए, मतलब दो कैटेगरीज बट गई। एक तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बना रहे थे, उसको हमने नाम रख दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। दूसरा था आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। आर कैसा था, जो रफ बैक्टीरिया थे, मतलब रफ कॉलोनीज बना रहे थे। दिस इज़ बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट। जो एस वाले हैं उनकी शाइनी और स्मूथ क्यों थी, क्योंकि उनके पास क्या था, पॉलीसेकेराइड की कोट थी, और जबकि आर वालों के पास वो नहीं थी। माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन विरुलेंट डाई फ्रॉम न्यूमोनिया। विरुलेंट मतलब जो डिजीज़ कॉज करे, तो एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे बेटा, मतलब स्मूथ शाइनी कॉलोनीज वाले, दिखने में अच्छे थे, अंदर से बहुत खतरनाक थे। इसका मतलब दिख तो वो अच्छे रहे थे, अंदर से खतरनाक का क्या मतलब है, क्योंकि वही वायरुलेंट थे, उन्हीं की वजह से निमोनिया हो रहा था। तो जिस माइस को जो माइस को हम इन्फेक्ट करते थे एस स्ट्रेन वाले से, वो मर जाती थी, क्योंकि उसको निमोनिया हो जाता था।
बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया, लेकिन जिसको हमने आर स्ट्रेन दिया वो वाले क्या हो गए, जिंदा रह गए, उनको निमोनिया क्या हुआ, नहीं हुआ बेटा। अब देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, एस स्ट्रेन माइस के अंदर इंजेक्ट करा, माइस मर गई। आर स्ट्रेन माइस के अंदर इंजेक्ट करा, माइस नहीं मरी। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग दैम, ग्रिफिथ जो था वो बैक्टीरिया को मार सकता था क्योंकि उनको हीट करने के बाद तो बेटा एंजाइम डीनेचुरेट हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया मर रहा था उनको हीट करें तो। उसने देखा, ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल दैम। जब उसने जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनको लिया, उनको गर्म कर दिया, वो मर गए। तो जब एस स्ट्रेन, अब वो जो मरा हुआ था, हीट से मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हमने माइस में डाला तब माइस जिंदा थी, तब माइस नहीं मरी। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ले लिया, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, माइस जिंदा थी। अब आता है हीट किल्ड एस स्ट्रेन और जिंदा वाला आर स्ट्रेन, जिंदा वाला आर स्ट्रेन और हीट से मरा हुआ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों लिया, माइस में इंजेक्ट कर दिया, माइस मर गई। अब ये कैसे हुआ, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया था तब उसको जब हमने माइस में डाला था तब तो माइस जिंदा थी, और जब आर स्ट्रेन लिया था तब भी माइस जिंदा थी। तो अब जब दोनों हमने ले लिए, इन दोनों को ले लिया, तो आखिर माइस कैसे मरी, दैट वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि भाई हाँ ये कैसे हुआ। एक मिनट देख लेते हैं कितना है। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ओके 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 ठीक है। आज हम आरएनए वर्ल्ड तक लगभग कंप्लीट कर देंगे अपना। चलो यहाँ थे हम बेटा। तब उन्होंने मिक्सचर को इंजेक्ट करा, क्या क्या मिक्सचर था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो माइस क्या कर गई बेटा, माइस डेड हो गई। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। और इससे ज़्यादा अचंभित बात क्या थी कि उसने माइस में से, मरी हुई माइस में से जिंदा एस बैक्टीरिया को निकाला। एक मिनट, या सॉरी। तो अब ज़्यादा अचंभित बात उसको ये थी कि भाई जो मरी हुई माइस थी उसमें से हमने ज़िंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आखिर निकाला कैसे, है ना। पहली बात तो ये, जब हमने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला तो माइस जिंदा नहीं रही, माइस मर गई। तो ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात, उस मरी हुई माइस में से जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहाँ से आए, क्योंकि हमने तो हीट किल डाले थे। अब अंदर ऐसा क्या हुआ कि तो जिंदा हो गई। ये थोड़ी सी बहुत चौंकाने वाली बात ग्रिफिथ को पता चली। तो उसने कंक्लूड करा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो किसी तरह से हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म हो गए, वो बदल गए बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। किसके अंदर, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर बदल गए, या फिर उनको एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को बदल दिया। ठीक है। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हुए किस में से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से आर स्ट्रेन के अंदर, हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। देखो जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ना बच्चा, उसमें से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उठा और वो हीट किल्ड वाले में से गया, कहाँ गया, आर स्ट्रेन वाले के पास, और उसने मदद करी आर स्ट्रेन वाले को कि भाई तू भी एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बना ले और वायरुलेंट हो जा। तो दिस मस्ट बी ड्यू टू, ये हुआ किस वजह से, ये जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफ़र की वजह से ही हुआ होगा। अब ऐसे ही तो कोई चीज़ नहीं होती है बेटा, जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही उनको लगा कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी द बायोकेमिकल नेचर, अब इस चीज़ से तुमको ये पता चला कि क्या वो डीएनए था, क्या वो प्रोटीन था, या वो आरएनए था, नहीं ना, हमको कुछ आइडिया तक नहीं आया इस चीज़ का। बस ये पता है कि कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ है, बट वो जेनेटिक मटेरियल है क्या। ठीक है। हाउएवर किसी तरीके से बायोकेमिकल नेचर, लेकिन अभी भी हमको जो जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, उसके एक्सपेरिमेंट से ये बात हमको नहीं पता चली। देन आता बेटा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उन्होंने उसको पता लगाने का ट्राई करा कि वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मकार्टी, 1933 से 1944, जो जेनेटिक मटेरियल था, मतलब इन तीनों साइंटिस्ट के काम करने से पहले के टाइम तक हम लोग मानते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। अब उन लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा था,
तो उनको भी ये पता चला कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा तो होता है, बट उन तीनों ने मेहनत करी, उन लोगों ने पता लगाया कि भाई क्या होता है। उन लोगों ने पता करने का ट्राई करा कि बायोकेमिकल नेचर आखिर उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का है क्या, वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है। तो उन्होंने क्या करा, दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल, जो बायोकेमिकल्स थे उनको उन्होंने प्योरीफाई करा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। उन्होंने हीट किल्ड एस सेल में से बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को प्योरीफाई करा और देखा कि भाई आखिर इन तीनों में से कौन सा है जो आर, लाइव आर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एस सेल्स के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से बेटा, हीट किल्ड एस सेल्स में से उन्होंने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को निकाला और उनको देखा, टेस्ट करा कि भाई आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदलने के लिए इन तीनों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। दे डिस्कवर्ड, उन्होंने देखा कि सिर्फ डीएनए अकेला ही अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कुड कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। उन्होंने देखा कि सिर्फ अकेला डीएनए ही ऐसा है जो एस बैक्टीरिया, फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज, उन्होंने देखा कि जो सिर्फ इकलौता डीएनए ही ऐसा है जो आर बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्म होने में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक बार फिर से, हम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा बौखला जाती हूँ बोलते टाइम। देखो, डीएनए अकेला ऐसा है जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने देखा अगर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस है तो प्रोटीन ख़त्म हो गया सारा का सारा, और आरएनएज अगर एंजाइम है तो आरएनए डाइजेस्ट कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन दोनों के, मतलब आरएनए प्रोटीन अगर ना भी हो तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन, तो जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था ना वो प्रोटीन था ना वो आरएनए था, वो कौन था, वो डीएनए था। डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर डीएनएज हमने यूज़ कर लिया, डीएनए को डाइजेस्ट करवा दिया, तब ट्रांसफॉर्मेशन बच्चा नहीं हो रहा था। सजेस्टिंग दैट, तो हमको पता चला कि दैट डीएनए इज़ द मटीरियल दैट कोज द ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई डीएनए ही वही चीज़ है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उन्होंने कंक्लूड करा कि डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। इन तीनों साइंटिस्ट ने मेहनत करके ये पता लगाया कि भाई डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है, बट बाकी के सभी साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए। वो ये यार, कोई मेहनत करता तो जलता तो है ही, वो भी जल रहे थे। अब डिफरेंस पूछ रहा है डीएनएज के अंदर और डीएनएज के अंदर। देखो, डीएनएज तो इधर बताया ही है, एंजाइम होता है, डीएनएज बहुत सारे डीएनए। ठीक है, देन आता है द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसका इक्विवोकल प्रूफ, मतलब उसके बाद कोई इधर उधर नहीं था, मतलब ये आर पार वाली टाइप चीज़ होती है ना, वो थी कि बस दिस इज़ द लास्ट प्रूफ, कि इसके बाद प्रूफ ही हो गया। कोई साइंटिस्ट ऐसा कोई रहा ही नहीं जो कन्विंस ना हुआ हो, सब मान गए कि भाई हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये दिया किसने, एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। ये आया हुआ है बेटा, याद रखना है, 1952 के अंदर हार्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट ने ये पता लगाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, चाहे तुम कुछ भी बोलो। दे वर्कड विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाजेस। उन्होंने किसके साथ काम करा, बैक्टीरियोफाजेस के साथ काम करा। व्हाट आर बैक्टीरियोफाजेस, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाजेस कहते हैं। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड its जेनेटिक मटेरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल। देखो, जो बैक्टीरियोफेज है ना वो बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच हो जाता है। मेरे को अच्छे से बनाना तो नहीं आता, बट इस तरीके का होता है ये। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल मान लेते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल के ऊपर आके अटैच हो जाता है, इसके जेनेटिक मटेरियल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है फिर। ठीक है, बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है बैक्टीरिया की सेल के ऊपर एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल। उसके बाद उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वॉज इट्स ऑन। अब ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल इस जेनेटिक मटेरियल को इस तरह से ट्रीट करेगी जैसे ये खुद का जेनेटिक मटेरियल हो, समझ गए। वॉज इट्स ऑन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल, और वो गलती से क्या करेगी, और ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल बनाएगी, मतलब कि और ज़्यादा वायरस बनाती जाएगी।
Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria. अब हर्शे एंड चेज ने ये एक्सपेरिमेंट करा क्यों? उनको ये पता लगाना था कि वायरस से बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है क्या वो प्रोटीन है या वो डीएनए है. ठीक है, उनको ये बात पता करनी थी तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा. दे ग्रू सम वायरस ऑन मीडियम. उन्होंने एक मीडियम पे वायरसेस को ग्रो करवाया दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर. देखो, दो कल्चर प्लेट ली, एक पे तो ले लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फरस, एक पे ले लिया बेटा रेडियो एक्टिव सल्फर. ठीक है, यहाँ उन्होंने कुछ बैक्टीरिया ग्रो करवाए, यहाँ उन्होंने कुछ बैक्टीरिया ग्रो करवाए. वायरस इज ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फरस. अब देखो, डीएनए के अंदर क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, न्यूक्लियोटाइड के बीच बीच में जुड़ा हुआ होता है. फॉस्फेट के अंदर क्या होगा? फॉस्फरस होगा. तो डीएनए के अंदर क्या होगा? फॉस्फरस होगा. अगर मैं रेडियो एक्टिव फॉस्फरस ले लूँ तो जो बैक्टीरिया इस मीडियम के अंदर ग्रो कर रहे हैं उनके पास कैसा डीएनए होगा? रेडियो एक्टिव फॉस्फरस कंटेन्ड डीएनए होगा. ठीक है, तो ऐसे वायरस जिनको हमने ग्रो करवाया इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए. ऐसो के पास रेडियो एक्टिव, अब इनके पास क्या था? रेडियो एक्टिव डीएनए था. इनके पास बेटा सल्फर है, इनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था. ठीक है, अमीनो एसिड में सल्फर आता है ना, तो प्रोटीन, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन. अब इनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था, इनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था. बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फरस बट प्रोटीन डज नॉट. क्योंकि डीएनए के पास सिर्फ फॉस्फरस होता है, प्रोटीन के पास फॉस्फरस नहीं होता है. सिमिलरली ऐसे वायरस जिनको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर के उसमें ग्रो करवाया था उनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन होगा लेकिन उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं होगा क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है. समझ गए? एक बार फिर से, दो कल्चर प्लेट्स ली, एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फरस डाला, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला. जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन होगा, डीएनए नहीं होगा. जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फरस था उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं होगा. बेटा समझ गए ना? ठीक है, अब आता है कि रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच. अब उन्होंने क्या करा कि जो रेडियो एक्टिव फेजेस थे उनको अलाउ करा कि भाई जाओ तुम इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जाके अटैक करो. देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, जैसे जैसे इन्फेक्शन आगे आगे बढ़ता गया, द वायरल कोट वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग दैम इन अ ब्लेंडर. एक ब्लेंडर के हम लोगों ने ब्लेंडर के अंदर उन लोगों को एजिटेट करा, घुमाया, तो जो वायरस के कोट थे वो बैक्टीरिया से हट गए. सिर्फ जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र हुआ, जो कोट थे वो क्या हो गए? हट गए. द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग दम इन अ सेंट्रीफ्यूज. एक सेंट्रीफ्यूज में उनको स्पिन करवा के जो वायरस के पार्टिकल्स थे बैक्टीरिया से हमने उनको हटा लिया. Bacteria which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed on from the virus to the bacteria. अब ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर अटैक करा है एक ऐसे वायरस ने जिनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है. देखो, वायरस के अंदर, जिस वायरस के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है उसने उसके ऊपर अटैक करा बैक्टीरिया के ऊपर, तो उस बैक्टीरिया के अंदर क्या आ गया बेटा? रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया. ठीक है, तो वो बैक्टीरिया कैसा हो गया? वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गया. तो इससे हमको क्या पता चला कि डीएनए ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो उस वायरस से ट्रांसफ़र हो रहा था उस बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है, अब ऐसे बैक्टीरिया जिनको हमने उन वायरस से इन्फेक्ट करवाया था जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स था वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए, मतलब कि प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं हुआ वायरस से. दस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस. इससे ये पता चला कि प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में नहीं आता है. DNA is therefore the genetic material that is passed on from the virus to bacteria. DNA ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि वायरस से बैक्टीरिया तक ट्रांसफ़र हो रहा था. ठीक है, अब आगे है ये डायग्राम, छोटा नहीं होता क्या ये? चलो देखो, सबसे पहले तो इधर दो तरीके के दिए. ब्लैक वाला ये दोनों बैक्टीरियोफाजेस है, तो ये जो रेड वाला है ना, ये इधर, एक मिनट, ये जो रेड वाला पार्ट है ये रेडियो एक्टिव सल्फ़र लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल. तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फ़र तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है. इसके अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव फॉस्फरस है, मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए है. ठीक है, दोनों ने इन्फेक्ट करा. सबसे पहले स्टेप देखो, IBC. सबसे पहले क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, फिर ब्लेंडिंग से कोट हटाएंगे, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से हम वायरस के पार्टिकल हटाएंगे. तो देखो, इधर ये ब्लैक वाला, इधर ये रेड वाला. रेड वाले से जेनेटिक मटेरियल इधर आ गया, ब्लैक वाले से जेनेटिक मटेरियल इधर आ गया. ब्लेंडिंग हुई, कोट हट गए, सेंट्रीफ्यूगेशन हुई, वायरस के पार्टिकल्स भी हट गए. क्या बचा? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल. ये रेडियो एक्टिव फॉस्फरस डिटेक्टेड इन सेल. सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फरस डिटेक्ट करा गया.
जो सुपरनेटेंट थे, मतलब जो कवर था, उनके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। अब जो था इसके अंदर, सेल के अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिला, बट जो सुपरनेटेंट थे, अब प्रोटीन की कोट बनी होती है बेटा वायरस की, है ना, डीएनए की तो कोट बनाएगा नहीं कोई, प्रोटीन की कोट थी, मतलब रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट में था, तो कोट तो सुपरनेटेंट फॉर्म है ना, तो वो कोट तो हट गए, तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली, सुपरनेटेंट के अंदर मिली, और रेडियो एक्टिविटी इस केस में सुपरनेटेंट में नहीं मिली, मतलब कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ हो चुका था। चलो आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए वर्सेस आरएनए की भाई क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कोई जेनेटिक मटेरियल अगर है तो। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन, जो अभी डिस्कशन चल रहा है, इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकली रिजॉल्व फ्रॉम हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट। ये बात तो, ये जो डिबेट चल रही थी कि भाई प्रोटीन है डीएनए है, ये बात तो एकदम आर पार की तरह ख़त्म हो चुकी है। It became an established that fact that it is the DNA that act the genetic material। हम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि डीएनए ही वो चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। However, it subsequently became clear that in some viruses RNA is the genetic material। बट ये बात भी हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते कि कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस। Answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material whereas RNA perform dynamic functions of messenger and adapter has to be found from the difference between chemical structure of the two nucleic acid molecule। अब देखो, अब सवाल ये था कि DNA ही क्यों, मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि भाई हाँ ये वाली चीज़ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगी, है ना। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कोई ना कोई अच्छा काम कर रहा होगा, उसी को प्रमोट करेंगे ना बेटा, उसी का प्रमोशन होगा, है ना। कोई आके खाना पीना खा के थोड़ा बहुत काम करके चले जा रहा है, उनको तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या क्वालिटीज़ हैं प्रमोट होने की, तो इसी तरीके से क्या क्वालिटीज़ हैं जेनेटिक मटेरियल के काम करने की। तो भाई डीएनए ही क्यों, हमने डीएनए क्यों चूज़ करा, हम लोगों ने आरएनए क्यों नहीं चूज़ करा। भाई आरएनए तो मैसेंजर की तरह भी काम कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा था, आरएनए के और भी कई फंक्शंस हैं। तो आरएनए जब इतने मल्टीटास्क कर सकता है, इतना मल्टीटास्कर है, तो आरएनए क्यों नहीं लिया, डीएनए क्यों लिया। ठीक है, अब ये आगे तुमसे पूछ रहा है कि केमिकल डिफरेंसेस बताओ डीएनए आरएनए की, ये तुम लोग ईजिली बता सकते हो। अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, उसको नीचे दी हुई कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त क्या है कि वो अपनी रेप्लिका जनरेट कर सके, मतलब वो खुद को डुप्लीकेट कर सके, खुद की कॉपी बना सके, खुद को रेप्लिकेट कर सके, मतलब रेप्लिकेशन कर सके। दूसरा, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, उसको स्टेबल होना पड़ेगा केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी, मतलब म्यूटेशन इतनी ज़्यादा रेट पे ना हो, ठीक है, धीरे धीरे रेट पे म्यूटेशन हो, तभी वो स्ट्रक्चरली स्टेबल है बेटा। It should provide the scope for slow changes mutation that also are required for evolution। इसको धीरे धीरे म्यूटेशन, मतलब ऐसा नहीं पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बदल के रख दिया, ऐसा नहीं। इवोल्यूशन के लिए थोड़ी बहुत म्यूटेशन ज़रूरी है, उतनी इसके अंदर होनी चाहिए, मतलब स्लो चेंजेस होने चाहिए, म्यूटेशन बहुत कम रेट पे होनी चाहिए, फास्टर रेट पे नहीं होनी चाहिए, वरना हार्मफुल होगा। चौथा है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह, मेंडल चाचा ने जिस तरीके से इनहेरिटेंस के पैटर्न बताए, उस तरीके से वो जेनेटिक मटेरियल खुद को एक्सप्रेस कर सके, तभी वो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, अदरवाइज वो मतलब वो यूज़फुल नहीं है फिर। इफ़ वन एग्जामाइन ईच रिक्वायरमेंट, अगर हम एक एक रिक्वायरमेंट को एक एक देखें, वन बाय वन चेक करें, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी बोथ द न्यूक्लिक एसिड हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। अब भाई हमको पता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से या बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए और आरएनए दोनों ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, दोनों ही अपने अपने रेप्लिकेशन में एबल हैं, ठीक है। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। प्रोटीन खुद के रेप्लिकेट नहीं कर सकती है, इसी वजह से पहला ही क्राइटेरिया फेल हो जाता है प्रोटीन के केस में। तो अब वॉर किसके बीच में, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो आगे देखते हैं, दैट जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए भाई, लाइफ साइकिल में कुछ अलग अलग चेंजेस आए, वेदर चेंज आया, एज में चेंज हुआ तो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजियोलॉजी में चेंज आया तो
जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. देखो स्टेबिलिटी हम लोग ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से देखेंगे. हम लोगों ने एसिस्टीन बैक्टीरिया को हीट करा, वो मर गए, ठीक है, तो क्या फ़ायदा रहा भाई उसका, तो वो स्टेबल नहीं है ना. तो स्टेबिलिटी बेटा ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि भाई कम से कम कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स तो रखे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो रखे. अब डीएनए को भी तुम हीट करो, वो कम्प्लीटली एकदम जल जाए, कम्प्लीटली अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी स्टेबल, मतलब उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो कि वो जेनेटिक मटेरियल है, वो चीज़ रहनी चाहिए. दिस नाउ कैन बी ईजिली एक्सप्लेन्ड इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर. ये हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं डीएनए के केस में कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर हम उनको हीट करके सेपरेट भी कर देंगे तो वो आपस में पास पास आ जाएंगे, ठीक है. व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, जैसे ही हम उसको उसकी अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे वैसे ही वो डीएनए के स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे. जिस तरह से वो अलग हुए, वो कम्प्लीटली अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोया डीएनए ने, और वापस भी रीगेन कर लिया जैसे हमने उसको ऑप्टिमम कंडीशंस दी, उसी तरह से. फर्दर बाकी हम लोगों ने, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि भाई आरएनए के पास एक 2' कार्बन के ऊपर एक OH खाली रहता है, ठीक है. फर्दर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक आरएनए लेबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल. अगर भाई ये OH है, OH हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, अगर वो हर एक न्यूक्लियोटाइड के, आरएनए के हर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर प्रेजेंट है तो भाई आरएनए इजीली रिएक्ट कर सकता है. कोई भी मॉलिक्यूल मिला, आरएनए तो रिएक्ट करने चला गया, तो वो स्टेबल नहीं रहा, और आरएनए इजीली डिग्रेडेबल भी है, आरएनए इजीली टूट सकता है. आरएनए इज ऑल्सो नाउ नॉन टू बी कैटालिटिक. आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, हेंस तो रिएक्टिव तो होगा ही होगा. देयरफॉर डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, डीएनए कम रिएक्ट करता है किसी चीज़ से. डीएनए इज एन इंट्रोवर्ट टाइप थिंग. डीएनए क्या है, इंट्रोवर्ट है, आरएनए क्या एक्सट्रोवर्ट है. हम लोगों को जेनेटिक मटेरियल में कौन चाहिए, इंट्रोवर्ट चाहिए, ठीक है. तो डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव है, लोगों से कम मिलता जुलता है, और स्ट्रक्चरली क्या रहा, तो इसीलिए वो अंदर से ज़्यादा स्टेबल है व्हेन कंपेयर टू आरएनए. आरएनए से अगर हम कंपेयर करें तो देयरफॉर अमंग द 2 न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल. तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि आरएनए डीएनए में से डीएनए ही अच्छा जेनेटिक मटेरियल है. इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन, अब हम लोगों को ये भी पता है कि भाई आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है. डीएनए के अंदर थायमिन का होना यूरेसिल की जगह एडिशनल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को. मतलब आरएनए को यूरेसिल को रख के नुकसान हो रहा है और डीएनए को थायमिन को रख के फ़ायदा हो रहा है. अच्छा हुआ डीएनए ने यूरेसिल नहीं रखा, वरना उसका नुकसान होता, ठीक है. एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही है बेटा डीएनए को, किससे, थायमिन की वजह से. डिटेल डिस्कशन हम लोगों को, अगर डिटेल्ड डिस्कशन अगर देखना है तो बहुत हायर क्लासेस में जाना पड़ेगा. तुम लोग देखो भाई, तुम लोग को अगर करना है तो आगे पढ़ेंगे. बाकी एनसीईआरटी की हैसियत के हिसाब से तो इतना ही है जितना मैंने तुमको पढ़ाया है, ठीक है. डीएनए और आरएनए दोनों ही म्यूटेट हो सकते हैं, आर एबल टू म्यूटेट. और म्यूटेशन बेटा ज़रूरी भी है, इवोल्यूशन बिना म्यूटेशन के नहीं होता. बट मैं नहीं कह रही तुम लोग इंसान से तुमने कोई जानवर बना दिया पूरा का पूरा म्यूटेट करके, तुमने ऑर्गेनिज्म का सब कुछ ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट आरएनए अनस्टेबल है, ये तो हमको पता है, तो म्यूटेट करेगा ज़्यादा फास्ट रेट पे, तो इसके म्यूटेशन के ज़्यादा चांसेस है. कॉन्सिक्वेंटली इसी वजह से तो वायरसेस के ईजिली वैक्सीन नहीं बन पाती. वायरसेस के एक, मान लो एक अभी कोई जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ठीक है, आरएनए का एक स्ट्रक्चर है, अभी हमने उसके हिसाब से वैक्सीन बदल दी, जैसे ही मतलब वैक्सीन बना दी, जैसे ही हमने वैक्सीन अप्लाई करी वो वायरस नहीं मरा. क्यों नहीं मरा, क्योंकि उसके म्यूटेशन हो गई, उसका आरएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दूसरी वैक्सीन बनाओ भाई. अब इसी वजह से वायरसेस रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती है ना बेटा, उनकी वैक्सीन बनना बहुत मुश्किल होता है. हाँ, इम्पॉसिबल नहीं होता, कम कर देता उसके इफेक्ट को, बट बहुत मुश्किल से बनती है. इसी वजह से तो देखो कोरोना वायरस की वैक्सीन कितना लेट बनी थी, ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर. वायरसेस जिनके पास आरएनए जीनोम होता है, उनका छोटा लाइफ स्पैन होता है, वो म्यूटेट जल्दी कर सकते हैं और इवॉल्व भी जल्दी हो सकते हैं. इसी वजह से मैंने तुमको जो बताया ना कि भाई उनकी वैक्सीन कम बनती है और बहुत टाइम में बनती है, तो वो बात सच है. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. अब आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन के लिए, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, और इसी वजह से एक्सप्रेस जल्दी हो सकता है.
किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस होने के लिए हमको पहले प्रोटीन बनाना पड़ेगा। प्रोटीन जल्दी किससे बनेगा? आरएनए से। इसी वजह से आरएनए खुद को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन डीएनए डिपेंडेंट होता है। डीएनए पहले ट्रांसक्रिप्ट होगा, मतलब डीएनए पहले आरएनए में बदलेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो डीएनए किसके ऊपर डिपेंड है? आरएनए के ऊपर, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो किसके चारों तरफ घूम के इवॉल्व हुई है? आरएनए के साथ घूम के। ठीक है, आरएनए के अराउंड इवॉल्व होके प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इवॉल्व हुई है। ठीक है, The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable, काम तो दोनों ही कर सकते हैं। RNA DNA दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं, बट ज़्यादा स्टेबल चाहिए हमको, वो है DNA। ठीक है बेटा, देखो ट्रांसमिशन के लिए अगर हमको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करवानी है तो RNA इज़ बेटर। बट इफ़ यू वांट टू स्टोर द जेनेटिक मटेरियल, इफ़ यू वांट टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, देन द बेस्ट थिंग वी हैव इज़ DNA। ठीक है, DNA ज़्यादा स्टेबल होता है तो स्टोरेज करके रख सकता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर इजीली करके रख सकता है अच्छे तरीके से। लॉकर की तरह काम कौन करेगा? DNA की तरह, DNA काम करेगा। ट्रांसमिशन फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए RNA बेटर होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं भाया। देन देखो, अब आता है RNA वर्ड। बस ये लास्ट है आज का, आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे। RNA वर्ड। फ्रॉम अ फोरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब आपको पता चल गया कि भाई हाँ DNA जेनेटिक मटेरियल की तरह अच्छे से काम कर सकता है, तो पहले कौन आया? पहले DNA आया या पहले RNA आया? सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल बना वो कौन सा था? वेदर इट वॉज RNA और इट वॉज DNA। इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन नामक चैप्टर में इसका अच्छे से बखान करा गया है। बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट। बट NCERT की हैसियत के हिसाब से हम लोग कुछ पॉइंट ही यहाँ डिस्कस करेंगे। तो RNA वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल। RNA पहला जेनेटिक मटीरियल था। देयर इज़ नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जैसे कि कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, ज़रूरी लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन क्या होता है? RNA से प्रोटीन बनता है, समझे ना? स्प्लाइसिंग आगे आएगा, पढ़ा दूंगी, चिंता मत करो। इवॉल्व अराउंड RNA, हम लोगों के पास इस चीज़ की एविडेंसेस हैं, इस चीज़ के सबूत हैं कि भाई जो ज़रूरी कामकाज हैं वो RNA के अराउंड ही हो रहे हैं। ट्रांसलेशन RNA करवा रहा है, मेटाबॉलिज्म स्प्लाइसिंग RNA की वजह से हो रहे हैं। RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. There are some important biochemical reaction living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzyme. RNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता था पहले, RNA कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। हमारे लिविंग सिस्टम में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको सिर्फ RNA कैटलिस्ट ही कर सकता है। RNA कैटलिस्ट ही उन रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकता है, प्रोटीन एंजाइम्स के बस की बात वो नहीं है। बट RNA बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव। RNA अगर कैटलिस्ट है तो बेटा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। एंड हैंस अनस्टेबल, इसी वजह से वो क्या था? अनस्टेबल था। देयरफॉर इसी वजह से DNA हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम RNA विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। अब हम लोगों को चाहिए भयंकर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब RNA से हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बनानी थी जो काम तो जेनेटिक मटेरियल की तरह बेस्ट तरीके से करे, स्टेबल भी ज़्यादा हो, केमिकली भी स्टेबल हो, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल हो, खुद के रेप्लिकेट भी कर सके, मेंडेलियन कैरेक्टर में भी, इनहेरिटेंस में भी पैटर्न शो कर सके। ठीक है, और क्या? और बस सब बढ़िया। देखो, तो हम लोगों ने RNA से इवॉल्व करवाया DNA। हम लोगों ने किसको बनाया? DNA भाई साहब को बनाया, जो कि केमिकल मॉडिफिकेशन से हम लोगों ने DNA को बनाया। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है ना भाया। RNA से हम लोगों ने कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस को करवा के DNA बनाया जो कि ज़्यादा स्टेबल था। DNA बिंग डबल स्टैंडर्ड, DNA डबल स्टैंडर्ड है ये तो पता ही है। एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, डबल स्टैंडर्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो जो चेंजेस अगर उसके अंदर आएँ तो उनको वो रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। आई होप तुम लोग बोर नहीं हुए होगे मेरी गंदी सी आवाज़ सुन के। कमेंट बॉक्स में वैसे भी तुम लोग कुछ बताते नहीं हो, बट स्टिल फॉर माई हैप्पीनेस, अगर कोई तकलीफ़, पीड़ा, दुख, दर्द, कष्ट तुमको है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व। और कुछ भाई, कुछ हाल चाल वानी और क्या बढ़िया सब पूछ लेना, बता देना। ये सब भी मतलब ठीक है, चलता रहता है।
और अगर कुछ मार्क्स से रिलेटेड प्रॉब्लम तो पूछ लेना, मतलब किसी भी चीज़ से अगर तुमको दुख, परेशानी, कष्ट, पीड़ा, कुछ खेद वगैरह है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो हम हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल की तरह बड़ा सा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर है, देख लेना, पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ते रहो बेटा, इससे बाहर मत जाओ, ठीक है। अपना लिमिटेड कंटेंट रखो, ऐसे नहीं इधर भी कूद रहे उधर भी कूद रहे, फिर कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, दैट विल बी मोर वर्दी। और एनसीईआरटी तो ऐसी है, तुम लोग 10 बार भी पढ़ोगे तो हर बार तुमको एक नई चीज़ मिलेगी। मतलब अगर तुम 20वीं बार में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो यू विल बी लाइक, ये चीज़ तो यार मैंने 20 बार में तो पढ़ी ही नहीं, अभी सामने आई है। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि बोर हो गए, चाहे छड्डो कौन एनसीईआरटी पढ़ेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एनसीईआरटी हमारी माता, तुमको सब कुछ आता है, नो, ठीक है। इसी में आएगा सब, इसी की देन है सब, ठीक है। तो आदर करो इसका, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। विश यू ऑल द बेस्ट। तुम लोगों का सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा, 4 डालेंगे। तो बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।